चैप्टर 4 आगम के स्रोत, कर आगम एवं गैर कर आगम, करों के प्रकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न, सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। उत्तर, सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों को निम्नांकित भागों में बांटा गया है। पहला, कर। दूसरा, शुल्क। तीसरा, विशेष कर निर्धारण, स्पेशल असेसमेंट। चौथा, व्यावसायिक आय अथवा कीमत, कमर्शियल रेवेन्यू और प्राइस। पांचवा, अर्थदंड एवं जुर्माना, पेनल्टीज एंड फाइन्स। छठा, मृतक की संपत्ति पर कब्जा, एस्चीट्स। सातवां, उपहार एवं अनुदान, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। आठवां, सरकारी संपत्ति एवं उद्योगों से प्राप्त आय, रेवेन्यू फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्रीज। पहला, कर। कर सार्वजनिक आय का प्रमुख स्रोत है। प्रो सेलिगमैन के अनुसार कर एक व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला वह अनिवार्य अंशदान है जिससे सरकार के उन व्ययों की पूर्ति की जा सके जो सबके हित के लिए किए जाते हैं। करों का विशेष लाभ प्रदान करने से कोई संबंध नहीं होता। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार कर किसी सरकार द्वारा लगाए जाने वाला वह अंशदान है जिसका करदाता को बदले में प्राप्त होने वाली सेवाओं की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता। प्रो टेलर के अनुसार कर सरकार को किया जाने वाला ऐसा अनिवार्य भुगतान है जिससे करदाता किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं रखता। कर की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, अनिवार्य अंशदान। कर सरकार को अनिवार्य रूप से दिया जाने वाला अंशदान है। कर का भुगतान न करने पर व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। एक व्यक्ति कर से केवल उस समय बच सकता है जब वह उस वस्तु का उपयोग न करने के उद्देश्य से उससे क्रय न करे जिस पर कर लगाया गया है। दूसरा, करों से प्राप्त आय सबके हित में व्यय की जाती है। राज्य का उद्देश्य सब नागरिकों का कल्याण करना है। देश का प्रत्येक नागरिक कई तरह से राज्य पर निर्भर रहता है और बिना राज्य की सहायता के उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। आजकल देश के विकास और कुशल सेवाओं के उद्देश्य से बहुत से कार्य राज्य को सौंप दिए गए हैं, जिनकी पूर्ति के लिए राज्य को बहुत व्यय करना पड़ता है। तीसरा, कर किसी विशेष सेवा के लिए किया जाने वाला भुगतान नहीं है। करों के भुगतान का राज्य द्वारा की जाने वाली सेवा अथवा उससे प्राप्त लाभ से कोई संबंध नहीं होता। यह संभव है कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में कर का भुगतान करने परंतु उस राज्य से कोई लाभ प्राप्त न हो। चौथा, सरकार द्वारा निर्धारण। करों का निर्धारण व्यक्तियों की इच्छानुसार नहीं किया जाता, वरन सरकार स्वयं विशिष्ट नियमों एवं कानूनों के अंतर्गत करों का निर्धारण करती है। पांचवा, व्यक्तियों का भुगतान। कर वस्तु अथवा संपत्ति अथवा आय पर लगाया जा सकता है, किंतु इसका भुगतान व्यक्ति द्वारा अपनी आय में से ही किया जाता है। दूसरा, शुल्क, फीस। फीस एक ऐसा भुगतान है जो सरकार द्वारा मुख्य रूप से जनहित में बार बार की जाने वाली सेवा की लागत को पूरा करने के लिए प्राप्त किया जाता है तथा शुल्क भुगतान करने वाले को विशेष लाभ प्रदान किया जाता है। फीस का संबंध सरकारी एजेंसी द्वारा
की जाने वाली प्रशासनिक सेवा से होता है, जैसे शिक्षा शुल्क, चिकित्सा शुल्क, न्याय शुल्क इत्यादि। शुल्क की विशेषताएं निम्नलिखित है। शुल्क एक अनिवार्य अंशदान है। शुल्क का इससे भुगतान करने वाले से प्रत्यक्ष संबंध होता है। शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा की गई किसी सेवा की कुल लागत अथवा इसके एक भाग को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीसरा, विशेष कर निर्धारण, स्पेशल असेसमेंट। विशेष कर निर्धारण वह अनिवार्य अंशदान है जो विशेष लाभ के अनुपात में लगाया जाता है और जिसके उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण के लिए संपत्ति के विशेष सुधार की लागत प्राप्त करना है। विशेष निर्धारण को उन्नति लेवी, बेटरमेंट लेवी अथवा विकास लेवी, डेवलपमेंट लेवी भी कहते हैं। साधारण रूप से विशेष कर निर्धारण स्थानीय सरकारों द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेष सुधारों के लिए लगाए जाते हैं। यह विशेष कर निर्धारण उन्हीं व्यक्तियों से लिया जाता है जो इन सुधारों से लाभान्वित होते हैं। विशेष कर निर्धारण की विशेषताएं। इसमें विशेष उद्देश्य का तत्व पाया जाता है। इसमें सरकारी सेवा से मिलने वाले विशिष्ट लाभ को मापा जा सकता है। इसका प्रयोग स्थानीय सुधारों एवं सामान्य हित में किया जा सकता है। विशेष कर निर्धारण आरोही नहीं होते बल्कि प्राप्त होने वाले लाभ के अनुसार अनुपाती होते हैं। यह किसी विशेष स्थान की विकास की लागत को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। व्यावसायिक आय अथवा कीमत, कमर्शियल रेवेन्यू। व्यावसायिक आय वे प्राप्तियां हैं जो कि सरकार को अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवाओं की कीमत के रूप में प्राप्त होती है। कीमत विशेष वस्तुओं और सेवाओं के लिए सरकार को दिया जाने वाला भुगतान है। जब सरकार किन्हीं वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए जनता से भुगतान लेती है तो उसे कीमत कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति यदि पोस्ट ऑफिस से लिफाफा खरीदता है तो उसे कीमत देनी पड़ती है, अथवा रेल से सफर करने पर किराया देना पड़ता है। पांचवा, अर्थदंड और जुर्माना, पेनल्टीज एंड फाइन्स। किसी कानून को भंग करने के कारण व्यक्तियों पर सरकार द्वारा जो प्रभाव लगाया जाता है उसे जुर्माना या अर्थदंड कहते हैं। अर्थदंड आय का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये आय प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं लगाए जाते, वरन इनका उद्देश्य यह होता है कि लोगों को अपराध करने से रोका जा सके। छठा, मृतक की संपत्ति पर कब्जा, एस-चीट्स एंड चीट्स। कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार ऐसे लोगों की संपत्ति पर अधिग्रहण कर सकती है जिनकी मृत्यु हो गई हो तथा उनका कोई वारिस न हो। ऐसी स्थितियों में बहुत ही नगण्य होती है, अतः यह आय का कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। सातवां, उपहार और अनुदान, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। उपहार के अंतर्गत ऐसे ऐच्छिक अंशदानों को शामिल किया जाता है जो व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा सरकार को दिए जाते हैं। ये उपहार सरकार को युद्ध या किसी प्राकृतिक संकट के समय प्राप्त होते हैं। अनुदान एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को दिए जाते हैं तथा आय में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। कई देशों में स्थानीय संस्थाओं को आय अनुदान के रूप में ही सरकार से प्राप्त होती है। संघीय सरकार के ढांचे में भी केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। कभी-कभी एक देश की सरकार द्वारा भी दूसरी देश की सरकार को अनुदान दिए जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी विभिन्न सरकारों को अनुदान देती है। 8वां, सरकारी संपत्ति एवं उद्योग से प्राप्त आय, रेवेन्यू फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पब्लिक सेक्टर। सरकार को उस संपत्ति से भी आय प्राप्त होती है जो उसके स्वामित्व में होती है, जैसे वनों, खानों और भूमि से प्राप्त आय। सरकार कई उद्योगों को इसलिए चलाती है ताकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके। कुछ उद्योग सरकार इसलिए अपने हाथ में लेती है क्योंकि उनकी बड़ी लागत को देखते हुए वे निजी सामर्थ्य के बाहर होते हैं, जैसे भारत में रेल उद्योग। यद्यपि इन उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, फिर भी सरकार को इनसे आय प्राप्त होती है। प्रश्न: केंद्र सरकार की आय के प्रमुख स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द मेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उत्तर: केंद्र सरकार की आय के स्रोत। भारत में केंद्रीय सरकार अपनी आय प्रमुख रूप से 2 तरह के साधनों से प्राप्त करती है: कर आगम और गैर कर आगम। केंद्र सरकार के कर आगम: करों के माध्यम से प्राप्त आय को कर आगम कहा जाता है। भारत में केंद्र सरकार की कर संरचनाएं निम्न श्रेणी के कर पाए जाते हैं। पहला, आय पर कर, आयकर, पूंजी लाभ कर, निगम कर। दूसरा, संपत्ति तथा पूंजी सौदे पर कर, संपदा कर, उपहार कर, संपत्ति या धन कर। तीसरा, वस्तुओं पर कर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर। पहला, आय पर कर, टैक्सेस ऑन इनकम। पहला, आयकर, इनकम टैक्स। भारत में प्रत्यक्ष करों में आयकर का प्रथम स्थान है। इस कर से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम 1952 और आयकर नियम 1961 में दिए गए हैं। इनमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। संविधान के अनुसार भारत में कृषि से हुई आय पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को है तथा शेष आयों पर आयकर लगाने का अधिकार केंद्र को है। इन अधिकार क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए भी संसद ने जो आयकर अधिनियम स्वीकृत किए हैं उसमें कृषि को कर मुक्त रखा है, परंतु 10 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने उन राज्यों के भीतर उपार्जित कृषि आय पर कर लगाने हेतु अलग अलग कृषि आयकर अधिनियम स्वीकृत करे हैं। विशेषताएं: पहली, एक निश्चित सीमा की आय आयकर से मुक्त है। दूसरी, कर की दरें प्रगतिशील है। तीसरी, आयकर की दृष्टि से करदाताओं को 3 वर्गों साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी में विभाजित किया जाता है। चौथा, आयकर व्यक्तियों, संयुक्त हिंदी परिवारों, फर्मों और व्यक्तियों की अन्य परिषदों पर लगाया जाता है। पांचवा, केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले आयकर में कृषि आय पर कर नहीं लगाया जाता, लेकिन कर की दर निकालने के लिए कृषि को जोड़ अवश्य लिया जाता है। आयकर की गणना चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वगत वर्ष में करदाता के समाप्त होने वाले वर्ष की आय पर लगाया जाता है। सातवां, बचत की भावना को बनाए रखने के लिए प्रोविडेंट फंड, बीमा प्रीमियम इत्यादि के लिए दिए गए अंशदानों पर छूट दी जाती है। आठवां, आयकर की गणना करते समय विभिन्न आयों को क्रमबद्ध करने की दृष्टि से आय की 6 मंदें बनाई गई है। पहली, वेतन। दूसरी, प्रतिभूतियों पर ब्याज। तीसरी, मकान संपत्ति से आय। चौथी, व्यापार और पेशे से लाभ। पांचवी, पूंजी लाभ। छठी, अन्य रगधनों से आय। नववीं, विभिन्न आधारों पर अनेक आयों को कर मुक्त रखा गया है या उनमें छूट दी गई है, जैसे आकस्मिक आय,
विदेश से मिले भत्ते तथा अनुलाभ, वैधानिक और प्रमाणिक प्रोविडेंट फंड से मिला भुगतान, कुछ विशिष्ट प्रभूतियों की ब्याज, छात्रवृत्तियां, पुण्यार्थ अथवा धार्मिक ट्रस्ट की आय इत्यादि। 10वां, आयकर के लिए आय की गणना करते समय कुछ व्ययों की छूट भी दी जाती है। इनमें असमर्थ आश्रित की देखरेख एवं चिकित्सा पर व्यय, शिक्षा व्यय, पुण्यार्थ, संस्थाओं अथवा कुछ विशेष कोषों को दिए गए दान इत्यादि उल्लेखनीय है। 11वां, आयकर का निर्धारण तथा एकत्र केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन इनके बड़े भाग को राज्य सरकारों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है। दूसरा, पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन्स टैक्स। भारत में यह कर सर्वप्रथम 1947 में लगाया गया था, परंतु विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण 1950 में इसे हटा दिया गया था। प्रो काल्डोर के सुझाव पर 1956 से इसके पुनः लगा दिया गया। 1962 तथा 1964 में इस कर के संशोधन किया गया। 1976 से 77 में से कर में पुनः कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। विशेषताएं: पहली, मूल्यों में वृद्धि के कारण संपत्ति के क्रय विक्रय से जो लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ पर जो कर लगाया जाता है उसी पूंजी लाभ कर कहते हैं। दूसरा, पूंजी लाभ कर कुल आय के लिए कर की दर के अनुसार ही लगता है। उसमें पूंजी लाभ का केवल 1/3 भाग शामिल होता है। तीसरा, पूंजी लाभ पर कोई सुपर टैक्स नहीं लगता है। चौथा, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर की दर जो घरेलू कंपनियों पर 30% थी, उसे 1999 से 2000 के बजट में घटाकर 10% कर दिया गया। भारत में पूंजी लाभ कर बेलोच, असमान तथा आर्थिक दशाओं के प्रतिकूल है। यह विनियोग पर प्रभाव डालता है। अतः लाभों का जब विनियोग किया जाए तो उन पर पूंजी लाभ कर नहीं लगना चाहिए। तीसरा, निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स। व्यापारिक कंपनियां और निगमों की आय पर जो कर लगाया जाता है उसे निगम कर कहते हैं। यह कर उस कर से कतई भिन्न नहीं होता है जो कंपनी के हिस्सेदारी अपनी आय पर देते हैं। निगम कर व्यक्तिगत आयकर के समान है और इसके सिद्धांत आयकर जैसे है। विशेषताएं: पहली, आयकर की भांति निगम कर में कर मुक्ति की कोई सीमा नहीं है। दूसरी, कंपनियां द्वारा जो निगम कर दिया जाता है वह कंपनी की ओर से दिया माना जाता है, न कि अंशधारियों की ओर से दिया गया। तीसरा, निगम कर की दरें मुख्य रूप से आनुपातिक है। चौथा, भारत में लगाए गए नियम कर में विनियोगी को प्रोत्साहित करने तथा प्राथमिक क्षेत्रों में कंपनियों की स्थापना को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त प्रेरणाएं दी जाती है। पांचवा, ऐसी कंपनियां विद्युत तथा आधारिक परिचालन क्षेत्र के अतिरिक्त जिनका पर्याप्त किताबी लाभ है परंतु कोई कर नहीं देते, उन पर 1996 से 97 के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक की व्यवस्था की गई। दूसरा, संपत्ति तथा पूंजी सौदे पर कर, टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। इसमें पहला, संपदा कर, एस्टेट ड्यूटी। संपदा कर मृतक व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई कुल संपत्ति पर उसके उत्तराधिकारियों में बांटे जाने से पूर्व लगाया जाता है। भारत में संपदा कर 15 अक्टूबर 1953 को लागू किया गया था तथा इसे 16 मार्च 1985 को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा, उपहार कर, गिफ्ट टैक्स। प्रत्यक्ष करारोपण की कमी को दूर
करने के उद्देश्य से प्रो काल्डोर के सुझाव पर अप्रैल 1958 में भारत में उपहार कर लागू किया गया, जो उपहार देने वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है। 1 सितंबर 1998 से उपहार कर समाप्त कर दिया गया है। तीसरा, संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स। वार्षिक संपत्ति या धन कर, एनुअल प्रॉपर्टी और वेल्थ टैक्स उस कर को कहते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति, धन अथवा पूंजी के कुल मूल्य पर वार्षिक रूप से लगाया जाता है। यह एक आवर्ती कर, रिकरेंट टैक्स होता है, जबकि अनावर्ती पूंजी कर, कैपिटल लेवी, केवल एक बार ही लगाया जाता है। इससे पहले अप्रैल सन 1957 से लागू कर दिया। उस समय यह कर कंपनी की संपत्ति पर भी लगाया गया था और कर निर्धारण वर्ष 1957 से 58 से 1959 से 60 तक लागू रहा, पर कर निर्धारण वर्ष 1960 से 61 से इसे समाप्त कर दिया गया। 24 वर्षों के बाद इसे सन 1983 के बजट में लागू कर दिया गया। तीसरा, वस्तुओं पर टैक्स, टैक्स ऑन कमोडिटीज। इसमें पहला, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। एक देश में जिस वस्तु का उत्पादन होता है, जिसके उत्पाद होने के बाद और उसे उस वस्तु के उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व उत्पादन की मात्रा पर जो कर लगाया जाता है, उसे उत्पादन कर कहते हैं। भारत में इस प्रकार के कर लगाने का अधिकार प्रांतों को भी है और केंद्रीय सरकार को भी। प्रांतीय सरकार केवल नशीले पदार्थ जैसे शराब, चरस, भांग आदि के उत्पादन पर ही कर लगा सकती है। इसे प्रांतीय उत्पाद कर कहते हैं और अन्य उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्रीय सरकार कर लगाती है, जिसे संघीय उत्पाद कर के नाम से पुकारते हैं। केंद्रीय सरकार उत्पाद कर तंबाकू, चीनी, टायर, दियासलाई, रुई और उससे उत्पादित वस्तुएं, कोयला, चाय, कॉफी, वनस्पति, मोटर, स्प्रिट, साबुन, सुपारी, कागज तथा सिगरेट आदि पर लगा सकती हैं। केंद्रीय उत्पाद कर से प्राप्त आय को वित्तीय आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र व राज्य सरकार के मध्य विभाजित किया जाता है। उत्पादन करों की दरों में समय समय पर परिवर्तन होते रहता है तथा प्रत्येक वर्ष सरकार नवीन वस्तुओं पर उत्पाद लगा देती है। इसके साथ अनेक वस्तुओं पर भी उत्पाद कर की छूट भी प्रदान की जाती है। दूसरा, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटीज। केंद्रीय सरकार की आय का दूसरा साधन सीमा शुल्क है। सीमा शुल्क के अर्थ आयातों एवं निर्यातों पर लगाया जाने वाले शुल्क से है। जो आयातों पर लगाए जाते हैं उन्हें आयात शुल्क तथा जो निर्यातों पर लगाए जाते हैं उन्हें निर्यात शुल्क कहते हैं। शुल्क वस्तु की मूल्यानुसार या मात्रानुसार होते हैं। इस शुल्कों को लगाने के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, सरकार की आय में वृद्धि करना व दूसरा, विदेशी प्रतियोगिता से देशी उद्योग को बचाना व संरक्षण देना। तीसरा, सर्विस टैक्स, सेवा कर। 1996 से 97 के बजट में टेलीफोन बिल, गैर जीवन बीमा के प्रीमियम, स्टॉक ब्रोकर के प्रीमियम पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया है। 2001 से 2 के बजट में इसमें शामिल सेवाओं का विस्तार किया गया है। वर्तमान में लगभग सैकड़ों सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया जा चुका है। विज्ञापन, होटल, कोरियर आदि सेवाएं भी इसमें शामिल है। भारतीय सरकार की आय के गैर कर साधन, नॉन टैक्स आइटम्स ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की आय के गैर कर साधन निम्नलिखित है। पहला, ऋण सेवाएं अथवा ब्याज प्राप्तियां, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स।
केंद्रीय सरकार का यह एक प्रभावी स्रोत है। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं की बड़ी मात्रा में ऋण रखा है, जिससे ब्याज के रूप में पर्याप्त आय प्राप्त होती है। दूसरा, करेंसी तथा सिक्के, करेंसी एंड कॉइन्स। केंद्रीय सरकार को 1 रुपये के नोट छापने तथा अन्य सांकेतिक सिक्के टकसाल में ढालने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। सरकार को चलन में प्रामाणिक सिक्के तथा पत्र मुद्रा के निर्गमन से लाभ होता है। इससे भी भारत सरकार को प्रतिवर्ष आय की प्राप्ति होती है। तीसरा, सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विस। भारत सरकार शिक्षा, सार्वजनिक चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। इन सेवाओं के बदले में सरकार को आय प्राप्त होती है। चौथा, आर्थिक सेवाएं, इकोनॉमिक सर्विसेज। भारत सरकार सड़क, भवन निर्माण आदि कई प्रकार के निर्माण कार्य, बहुउद्देश्य नदी घाटी योजना आदि के कार्य करती है। पांचवा, प्रशासनिक सेवाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। केंद्र सरकार नागरिक प्रशासन, शांति एवं व्यवस्था आदि के रूप में जो सेवाएं प्रदान करती है, उससे उसे आय प्राप्त होती है। स्मरणीय है कि यह आय का कोई प्रभावी स्रोत नहीं है और न ही इस सेवाओं का उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना है। छठी, डाक व तार, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। डाक व तार विभाग केंद्रीय सरकार का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक विभाग है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक यह विभाग पर्याप्त आय अर्जित करता रहा है, परंतु उसके उपरांत डाक की दरों में पर्याप्त वृद्धि होने के बावजूद इसकी आय घटती जा रही है। इसका मुख्य कारण विभाग के विस्तार पर होने वाले पूंजीगत तथा चालू खर्चे का अधिक होना है। सातवां, रेलवे। रेलवे भारत सरकार के कर भिन्नों के स्रोत में से एक है। यद्यपि रेलवे बजट सरकार के सामान्य बजट से अलग होता है, फिर भी रेलवे अपने राजस्व का 4.5% या 4.5% सामान्य बजट को प्रतिवर्ष देता है। आठवां, अन्य सार्वजनिक उपक्रम, अदर पब्लिक एंटरप्राइज। भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को भी स्थापना की गई है। वर्ष 1997 से 98 में केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों की संख्या 236 थी। इन उपक्रमों से प्राप्त शुद्ध आय सामान्य बजट की राजस्व प्रतियों का अंग बनती है। यद्यपि अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम हानि पर चल रहे हैं, फिर भी कुछ सार्वजनिक उपक्रम केंद्रीय राजस्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रश्न, राज्य सरकारों की आय के प्रमुख साधन बताइए। डिस्क्राइब द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। उत्तर, राज्य सरकारों की आय के प्रमुख साधन। केंद्र की ही भांति राज्य सरकार की आय के भी प्रमुख साधन 2 तरह के होते हैं, कर आय स्रोत और गैर कर आय स्रोत। पहला, कर आय स्रोत, सोर्सेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू। राज्य सरकारों की आय के प्रमुख कर स्रोत निम्नत्व है। पहला, मालगुजारी या भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। यह राज्य सरकारों का महत्वपूर्ण कर आय स्रोत है। भारत जब स्वतंत्र हुआ, उस समय 2 प्रकार के स्वाधिकार प्रचलित थे। पहला, स्थायी बंदोबस्त तथा दूसरा अस्थायी बंदोबस्त। इसके भी 3 भाग थे। पहला, जमींदारी, दूसरा महलदारी, तीसरा रैयतवारी। 1947 के बाद भारत सरकार ने सभी राज्यों में मध्यस्थों का उन्मूलन करके भूधारण सुधार अधिनियम लागू कर दिया। किसी भी राज्य की भू राजस्व व्यवस्था वहां के भूधारण पदवित पर निर्भर होती है
और यह पद्धति भूतकाल में विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न थी। अनेक भूमि सुधारों के लागू किए जाने से ये भिन्नताएं अब मिटती जा रही हैं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के भू राजस्व में कम अंतर पाया जाता है। कृषि आयकर। दूसरा, कृषि आयकर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। वैसे तो सन 1860 में ही सामान्य आयकर के साथ ही कृषि आयों पर भी कर लगाया गया था, जो कि लगभग 6 वर्ष तक चलता रहा, किंतु उसके बाद इसे हटा दिया गया। इसके हटाने का कारण संभवतः यह था कि इसका भार बड़े बड़े जमींदारों पर ही पड़ता था, जिन्हें विदेशी सरकार रुष्ट नहीं करना चाहती थी। सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को कृषि आयकर लगाने का अधिकार दे दिया गया और उसे आयकर से अलग समझा गया। भारत के वर्तमान संविधान के अंतर्गत भी कृषि आयकर सामान्य आयकर से अलग रखा गया। सन 1944 से बंगाल में तथा सन 1947 से उड़ीसा में यह कहकर लगाया गया। आजकल यह कर 8 राज्यों आसाम, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान व पश्चिम बंगाल में लागू है। तीसरा, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। उत्पाद शुल्क या आबकारी कर वह है जो राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में नशीली वस्तुएं जैसे शराब, भांग, चरस, अफीम आदि पर लगाया जाता है। यद्यपि इस कर का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर नशीली वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करना है, परंतु फिर भी इस मद से राज्य सरकारों को काफ़ी आय प्राप्त होती है। राज्य सरकारें इस मद से 2 प्रकार की आय प्राप्त करती है, लाइसेंस फीस के रूप में तथा उत्पादन शुल्क के रूप में। यद्यपि देश के मद्य निषेध के संबंध में कई बार प्रयास किया जा चुका है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण महानिषेध आज तक संभव नहीं हो सका है। वास्तविकता यह है कि इस मद से राज्य सरकारों की आय में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि देश में इन वस्तुओं का उपयोग विगत वर्षों में काफ़ी बढ़ा है। चौथा, बिक्री कर, सेल्स टैक्स। भारत में यद्यपि बिक्री कर का प्रयोग मौर्य काल में ही हो चुका था, किंतु आधुनिक समय में इसका इतिहास प्रांतीय स्वशासन से प्रारंभ होता है। 1935 में भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार प्रांतों को सौंप दिया गया था। सबसे पहले 1938 में यह कर मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर लगाया गया था। तत्पश्चात अन्य प्रांतों ने इसका अनुसरण किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के नवीन संविधानों में समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर लगाना और उनका संग्रह करने का अधिकार राज्यों को दिया है। केंद्रीय बिक्री कर। सन 1956 में संविधान में एक संशोधन के द्वारा अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय की वस्तुओं पर लगाने का अधिकार केवल संघ सरकार को ही सौंप दिया गया। सन 1956 में एक केंद्रीय विक्रय जो अंतर्राज्यीय व्यापार की वस्तुओं पर लगाया जाए। भारत में बिक्री कर राज्यों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रत्येक राज्य में बिक्री कर की दरें क्रमशः बढ़ती जा रही है। राज्यों के कुल राजस्व में बिक्री कर से प्राप्त का स्थान सर्वोच्च है। योजना काल में विभिन्न राज्यों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए बिक्री कर का उपयोग किया है। राज्यों को बिक्री कर के सुलभ होने वाले राजस्व की दृष्टि से ही इसका महत्व नहीं है,
बल्कि आवश्यकता के अनुसार इससे परिवर्तन की सुविधा इसे महत्वपूर्ण बना देती है। 5वां, व्यवसाय कर, प्रोफेशन टैक्स। कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों द्वारा व्यवसाय एवं वृत्ति कर लगाया जाता है। यह एक प्रकार से आय पर लगाए जाने वाला कर ही है। एक निश्चित आय से अधिक आय होने पर प्रगतिशील दूर से करारोपण किया जाता है। राज्यों को इस कर से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय कर से अधिक है। व्यापार कर राज्य सूची की 60वीं प्रविष्टि एवं संविधान की धारा 276 का प्रावधान है। यह कर अधिनियम 750 रुपये प्रति वर्ष किसी भी व्यक्ति पर लगा जा सकता है। इस नियम में निर्धन लोगों को छूट दी गई है। पेंशन प्राप्तकर्ता को विनियोग से आय कृषि रोजगार से आय को इस व्यवसाय कर में शामिल नहीं किया गया है। 6. अन्य कर व शुल्क, अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज। राज्य सरकार की आय स्रोत के रूप में अन्य करों का विवेचन निम्न प्रकार है। इसमें पहला, स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प अदालती और गैर अदालती दो प्रकार के होते हैं। इसमें अदालती स्टैंप के रूप में वसूल की गई कोर्ट फीस तथा अदालती स्टैंपों की बिक्री सम्मिलित है। गैर अदालती स्टैंपों में बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडियों तथा अन्य दस्तावेजों पर लगाए जाने वाले स्टैंप की बिक्री तथा दस्तावेजों के मुद्रांकित करने का शुल्क आदि होने वाली आय सम्मिलित है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन। इससे अभिप्राय उस फीस से है जो दस्तावेजों की रजिस्ट्री करते समय तथा उनकी नकल प्राप्त करते समय सरकार द्वारा लोगों से ली जाती है। तीसरी, मनोरंजन कर। इस कर से अभिप्राय उस कर से है जो सिनेमा, ड्रामा, कुश्ती, नाच गानों के विशेष कार्यक्रमों पर लगाया जाता है, किंतु इसमें निश्चितता और लोकचकता नहीं है। चौथा, वाहनों पर कर। राज्य सरकारों को मोटर गाड़ियों के विक्रय, पेट्रोल के विक्रय, विद्युत के विक्रय आदि पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। इन करों से राज्य को बहुत बड़ी मात्रा में आय प्राप्त होती है। दूसरा, राज्यों की गैर कर आय, सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स। इसमें पहला, केंद्रीय कर से मिलने वाला भाग। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए संपत्ति करों में से राज्य सरकार को हिस्सा दिया जाता है। आयकर से प्राप्त धनराशि सरकार में वितरित कर दी जाती है। उत्पाद करों का वित्तीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार में वितरित करना। दूसरा, प्रशासनिक प्राप्तियां। राज्यों को एक और तो प्रशासनिक कार्यों पर काफ़ी बड़ी धनराशि व्यय करनी पड़ती है, किंतु दूसरी ओर प्रशासनिक विभागों से फीस, शुल्क आदि के रूप में काफ़ी आय भी प्राप्त होती है। शिक्षा, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य विभाग आदि सरकार को अच्छी आय प्रदान करते हैं। तीसरा, सार्वजनिक व्यवसाय से शुद्ध आय। इसमें वन, सिंचाई, जल व स्थल परिवहन, उद्योग आदि से प्राप्त आय की गणना होती है। इन मंदों की आय के संबंध में उल्लेखनीय बात यह है कि इन विभागों की आय में से विभागीय व्यय निकाल दिए जाते हैं और शुद्ध आय बच जाती है, वह सरकार को हस्तांतरित हो जाती है। चौथा, ब्याज। प्राप्तियों तथा अन्य उपायों से राज्य सरकार को काफ़ी आय प्राप्त होती है। राज्य सरकार अपने क्षेत्र में स्थित व्यावसायिक संस्थानों से ऋण लेती है और उन्हीं पर ब्याज प्राप्त होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न, गैर कर साधनों की आय का महत्व बताइए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। उत्तर,
गैर कर साधनों की आय का बढ़ता हुआ महत्व। इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। केंद्र सरकार के गैर कर साधनों से प्राप्त आय को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश की कुल राजस्व प्राप्ति में गैर कर संबंधी स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है। आज देश की कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 28% अंशदान इन्हीं स्रोतों द्वारा किया जाता है। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में इन स्रोतों का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि योजनाओं को पूरा करने में बड़ी मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ती है। संघ सरकार एवं राज्य सरकार की आय में गैर कर स्रोतों के महत्व का विवेचन करते हुए करारोपण जांच आयोग ने लिखा है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर गैर कर आय के स्रोत देश की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण तत्व का निर्माण करते हैं। प्रशासनिक एवं आय विविध प्राप्तियों को छोड़कर गैर स्रोत के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों की बचत भी सम्मिलित है, जो सार्वजनिक आय का एक बढ़ता हुआ स्रोत है। प्रश्न: राज्य सरकारों की आय की मुख्य प्रवृत्तियां बताइए। डिस्क्राइब मेन ट्रेंड्स इन द स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू। उत्तर: राज्य सरकारों की आय की मुख्य प्रवृत्तियां: पहला, गैर कर राजस्व। दूसरा, व्यक्तिगत आयकर तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क में केंद्र से मिलने वाला अंशदान। तीसरा, बिक्री कर के सर्वाधिक राजस्व। चौथा, गैर कर राजस्व। पांचवा, प्रतिगामी करों में वृद्धि। छठा, करों में विविधता। प्रश्न: संघीय वित्त व्यवस्था का अर्थ बतलाइए तथा इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों भी बताइए। Explain the meaning of federal finance and guiding principle of its. उत्तर: संघीय वित्त व्यवस्था का अर्थ। संघीय वित्त व्यवस्था का अर्थ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों के बीच आय एवं व्यय के साधनों के विभाजन से है। संघीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत उपर्युक्त तीनों प्रकार की सरकारों को अपनी सीमा में आय प्राप्त करने तथा उनके व्यय करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। डॉक्टर भार्गव के अनुसार संघीय वित्त से तात्पर्य केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों एवं समन्वय से है। प्रश्न: कौन कौन से कर केंद्रीय या संघीय कर में शामिल किए गए हैं? Which taxes are included in the central or union? उत्तर: केंद्रीय कर की सूची निम्नानुसार है। पहला, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। दूसरा, निगम कर। तीसरा, सीमा शुल्क। चौथा, उत्पादन कर, शराब तथा नशीली वस्तुओं को छोड़कर। पांचवा, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा कर तथा उत्तराधिकारी कर। छठा, परिसंपत्ति के पूंजी मूल्य पर कर। सातवां, वित्तीय प्रलेखों पर स्टैंप शुल्क। आठवां, शेयर बाजार और भावी बाजार में किए गए सौदों पर कर। नौवां, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और उनमें दिए गए विज्ञापन पर कर। 10वां, रेल भाड़े तथा किराए पे कर। 11वां, रेलवे, समुद्र एवं वायुयान द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं तथा सवारियों पर चुंगी। 12वां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। प्रश्न: राज्य कर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेट टैक्सेस। उत्तर: राज्य सूची में निम्न कर शामिल किए गए हैं। पहला, भू राजस्व। दूसरा,
समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। तीसरा, कृषि आय पर कर। चौथा, भूमि तथा भवनों पर कर। पांचवा, कृषि भूमि पर संपदा तथा उत्तराधिकारी कर। छठा, शराब तथा नशीली वस्तुओं पर उत्पादन कर। सातवां, स्थापनीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर। आठवां, सवारी गाड़ी पशुओं तथा सेवाओं पर कर। नौवां, वित्तीय प्रलेखों को छोड़कर अन्य प्रलेखों पर स्टाम्प शुल्क। 10वां, विद्युत कर। 11वां, सड़कों तथा देशों में जल मार्ग द्वारा ढोई जाने वाली वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर। 12वां, मनोरंजन कर। 13वां, व्यावसायिक अथवा वृत्ति कर। 14वां, पंथ टोल टैक्स। 15वां, प्रति व्यक्ति कर कैपिटेशन टैक्स। 16वां, समाचार पत्रों, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर। प्रश्न, प्रत्यक्ष करों के गुण बतलाइए। गिव द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उत्तर, प्रत्यक्ष करों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला, करदेय योग्यता के अनुकूल। प्रत्यक्ष कर करदेय योग्यता के अनुकूल होता है क्योंकि इनको प्रगतिशील बनाया जा सकता है, अर्थात इनको इस प्रकार लगाया जा सकता है जिससे करों का भार अमीरों पर अधिक पड़े तथा गरीबों पर कम। अतः इसमें न्यायशीलता के सिद्धांत भी की पूर्ति होती है। दूसरा, निश्चितता। इन करों में करदाता को निश्चितता होती है कि उन्हें कब, किस प्रकार और कितनी दर से कर अदा करना है। इसी प्रकार सरकार को भी इस बात का पता होता है कि उसे इन करों में कितने आय की प्राप्ति होगी। तीसरा, मितव्ययिता। ये कर मितव्ययी होता है क्योंकि इनको संग्रहण करने में कम व्यय करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि इन करों में कर की अधिकांश राशि तो स्रोत पर ही इकट्ठी कर ली जाती है। चौथा, मितव्ययिता। ये कर मितव्ययी होता है क्योंकि देश में आय तथा संपत्ति में वृद्धि होने पर इन करों से प्राप्त होने वाली आय की राशि में वृद्धि हो जाती है। पांचवा, लोच। ये कर लोचदार भी होते हैं क्योंकि इनकी दरों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। प्रश्न, प्रत्यक्ष करों के दोष बतलाइए। गिव द डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उत्तर, प्रत्यक्ष करों में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। पहला, असुविधाजनक। प्रत्यक्ष कर असुविधाजनक होता है क्योंकि इन करों में करदाताओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, करों की चोरी। इन करों में चोरी की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। करदाता आय और संपत्ति के झूठे विवरण दिखाकर करों की चोरी करने के लिए प्रोत्साहित होता है। वास्तव में यह कर व्यक्ति की ईमानदारी पर लगाया जाता है। तीसरा, करों की मनमानी दर। ऐसे करों में कर की दर का निर्धारण पूर्णतः सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, न्यायशीलता की बात करके करों की दर मनमाने ढंग से निर्धारित कर दी जाती है। चौथा, कर का सभी वर्गों से वसूलन न होना। प्रत्यक्ष कर एक निश्चित सीमा से अधिक आय वालों पर ही लगाया जाता है, इसलिए समाज में सभी वर्गों का इसमें योगदान नहीं होता। अलोकप्रिय। ये कर अलोकप्रिय होता है क्योंकि इनका भुगतान करते समय करदाता को कष्ट और त्याग का अनुभव होता है। प्रश्न, अप्रत्यक्ष करों के प्रमुख 5 गुण बतलाइए। गिव द 5 मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। उत्तर, अप्रत्यक्ष करों के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, न्यायपूर्ण। ये कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि
ये कर वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाए जाते हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी अपनी हैसियत के अनुसार खरीदते हैं। दूसरा, सुविधाजनक। इन करों का भुगतान विभिन्न समयों पर छोटी छोटी किश्तों के रूप में करना होता है, इसलिए यह कर आसान लगता है। तीसरा, कर की चोरी कठिन। इस प्रकार के करों की चोरी करना कठिन होता है क्योंकि करदाता कर का भुगतान वस्तु के मूल्य के साथ ही कर देता है। चौथा, लोचदार। ये कर लोचदार होते हैं क्योंकि आवश्यकताओं की वस्तुओं पर यदि थोड़ा सा भी कर लगा दिया जाए तो बहुत आय प्राप्त हो जाती है। कर का पांचवा, कर का विस्तृत आधार। इन करों से देश की कर प्रणाली का आधार अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सही विकल्प सुनिए। सही विकल्प चुनिए। पहला, करारोपण के सिद्धांत किसने दिए? अ, एडम स्मिथ ने, ब, डाल्टन ने, स, फिडले शिराज ने, द, श्रीमती हिक्स ने। सही उत्तर है अ, एडम स्मिथ ने। दूसरा प्रश्न, एडम स्मिथ ने करारोपण का कौन सा सिद्धांत नहीं दिया? अ, सुविधा, ब, एकरूपता, स, निश्चितता, द, मितव्ययिता। सही उत्तर है ब, एकरूपता। तीसरा प्रश्न, बास्केट बेस्डबेल के करारोपण का कौन सा सिद्धांत दिया? अ, उत्पादकता का सिद्धांत, ब, लोच का सिद्धांत, स, और ब दोनों, द, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है स, अ और ब दोनों। चौथा प्रश्न, कर देय योग्यता के आधार पर करारोपण लगाने का समर्थ किस अर्थशास्त्री ने किया? अ, श्रीमती उर्सुला हिक्स, ब, एडम स्मिथ, स, डाल्टन, द, बेस्डबेल। सही उत्तर है अ, श्रीमती उर्सुला हिक्स। पांचवा, करारोपण की निश्चितता नियम के अनुसार निश्चित होनी चाहिए। अ, कर की राशि, ब, भुगतान का समय, स, भुगतान की विधि, द, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। छठा प्रश्न, एक अच्छी कर प्रणाली वह है अ, जिसमें अच्छी करों की अधिकता हो तथा वह करारोपण के अधिकांश नियमों का पालन करती हो। ब, जिसमें पर्याप्त आय प्राप्त हो तथा व्यक्तियों को न्यूनतम सामूहिक त्याग करना पड़े। स, उत्पादन प्रेरणा पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव डालती हो। द, उपर्युक्त सभी विशेषताएं हो। सही उत्तर है द, उपर्युक्त सभी विशेषताएं हो। सातवां प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? अ, कर और शुल्क दोनों ऐच्छिक है। ब, कर और शुल्क दोनों अनिवार्य है। स, कर अनिवार्य है जबकि शुल्क ऐच्छिक है। द, शुल्क अनिवार्य है जबकि कर ऐच्छिक है। सही उत्तर है स, कर अनिवार्य है जबकि शुल्क ऐच्छिक है। आठवां प्रश्न, सरकार के गैर कर आगम में शामिल होते हैं। अ, उद्योगों से प्राप्त आय, ब, उपहार, स, सरकारी संपत्ति से आय, द, इनमें से सभी। नौवां प्रश्न, रेल, डाक, टेलीफोन आदि सेवाओं के उपयोग के बदले में लिया जाता है। अ, कर, ब, जुर्माना, स, विशेष कर, द, मूल्य। सही उत्तर है द, मूल्य। 10वां प्रश्न, सरकारी राजस्व का कौन सा स्रोत है?
अ कर, ब व्यावसायिक आय, स प्रशासनिक आय, द इनमें से सभी। सही उत्तर है द इनमें से सभी। 11वां प्रश्न, कर के संबंध में क्या सत्य है? अ कर एक अनिवार्य अंशदान है। ब लाभ प्राप्त होना कर अदायगी की अनिवार्य शर्त है। स कर का सेवा लागत से कोई संबंध नहीं। द कर एक कानूनी वसूली है। सही उत्तर है ब लाभ प्राप्त होना कर अदायगी की अनिवार्य शर्त है। 12वां प्रश्न, मनोरंजन कर है। अ केंद्रीय कर, ब राज्य कर, स स्थानीय कर, द अनिश्चित। सही उत्तर है ब राज्य कर। 13वां प्रश्न, किस कर में राज्य सरकार का हिस्सा नहीं होता? अ सीमा कर, ब आयकर, स मृत्यु कर, द संपदा कर। सही उत्तर है अ सीमा कर। 14वां प्रश्न, भू राजस्व है। अ केंद्रीय कर, ब राज्य कर, स स्थानीय कर, द अनिश्चितता। सही उत्तर है ब राज्य कर। 15वां प्रश्न, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है। अ आयकर, ब उत्पाद कर, स सीमा शुल्क, द संपदा शुल्क। सही उत्तर है ब उत्पाद कर। 16वां प्रश्न, कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अ सीमा शुल्क, ब निगम शुल्क, स केंद्रीय उत्पाद शुल्क, द व्यापार कर। सही उत्तर है ब निगम शुल्क। 17वां प्रश्न, राज्यों की कर राजस्व में सबसे अधिक आय होती है। अ भू राजस्व से, ब राज्य उत्पादन शुल्क से, स बिक्री कर से, द व्यवसाय कर से। सही उत्तर है स बिक्री कर से।